होप यू विल बी फाइन। और जो है वो आपको पता है कि हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर हमारा जो है वो ब्लड के रिलेटेड था, और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड डिजीज़ या फिर ब्लड डिसऑर्डर। कोई भी चीज़ अगर तरतीब में हो और वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही हो तो हम उसको नॉर्मल कहते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड, और अगर वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना करे तो हम उसको जो है वो नॉन लिविंग लिविंग के अंदर डिसऑर्डर में जो है वो कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई का वर्क है प्रॉपरली जो है वो लाइट को डिटेक्ट करना। अगर आई लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पा रही या फिर इमेज प्रॉपर नहीं बन पा रहा तो हम इसको डिसऑर्डर में काउंट करते हो। तो अब हम ब्लड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। पहला जो डिसऑर्डर है वो हमारे पास है ल्यूकीमिया, एंड सेकंड वन इज़ एन थैलेसीमिया। और पहला जो हमारे पास है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया का दूसरा नाम जो हमारे पास मेजरली यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास ब्लड कैंसर। वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लड कैंसर, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम इसके नाम पर जाते हैं। तो ब्लड ल्यूको फॉर WBC एंड ईमिया फॉर ब्लड इन ब्लड। आपने याद रखना है WBC इन ब्लड का मतलब यहाँ पर यह है कि ल्यूकीमिया एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर ब्लड के सेल्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है। तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी वो हमारे पास ये होती है कि ल्यूकीमिया जो है इट इज़ एन malignant tumor in hemopoietic tissue that cause increasing the number of WBCs। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर WBCs जो है ये तो हमारे पास फ़ायदा पहुँचाते हैं, डिफेंसिव सिस्टम के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है यहाँ पर ट्यूमर बन रहा है, और जो ट्यूमर होता है वो आपके पास एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, और WBCs भी जो बनेंगे वो आपके पास क्या होंगे, एबनॉर्मल। मतलब ये प्रॉपर डिफेंस में हेल्प नहीं करेंगे, एबनॉर्मल फंक्शन के तौर पर एक्ट करेंगे, मतलब प्रॉपर फंक्शन जो इनका है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर इसके पीछे वजह देखी जाए तो याद रखिएगा जितने भी ट्यूमर होते हैं या फिर आपके पास कैंसर होते हैं वो उनकी मेजर वजह जो है वो पीछे काज जो होती है, जो मेन कॉज होती है इनके पीछे वो आपके पास होता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किसकी वजह से वो अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है कि ल्यूकीमिया जो है वो म्यूटेशन की वजह से होता है और म्यूटेशन किसकी वजह से होती है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिनकी वजह से हो सकती है। फर्स्ट वन, इट मे बी आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में फॉर एग्जांपल अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, ये सारी की सारी रेज जो हैं ये जब भी किसी भी DNA के पार्टिकल पर पड़ती हैं जो कि सेल के अंदर अवेलेबल होता है, तो ये DNA के पार्टिकल को, आपको पता है आयोनाइजेशन रेडिएशन जब भी किसी भी चीज़ के साथ टकराती हैं तो उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो जैसे इसके साथ टकराएंगे तो आपके पास सेल के अंदर जो है वो DNA के जो है वो फ्रैगमेंट बन जाते हैं, और DNA के फ्रैगमेंट दोबारा जब आपस में जुड़ते हैं तो मे भी हो सकता है जुड़ने के दौरान जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उनका सीक्वेंस ना बैठ पाए। तो जब प्रॉपर तरीके से उनका सीक्वेंस नहीं बैठ पाएगा, ये जब दोबारा जुड़ेंगे तो यहाँ पर होगी म्यूटेशन। तो इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं चेंज आ जाना, जैसा पहले था उस तरह का ना रहना, दोबारा जो नया बना है उसमें कोई ना कोई चेंज ज़रूर होना। दिस इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। तो ये आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद ये जो है वो आपके पास सिंपली किसी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से भी हो सकता है। साइटो का मतलब होता है सेल और टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीली, जो कि सेल्स को जाके किल करती है। साइटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से हो सकता है।
उसके अलावा ये जो है वो ये आपके पास जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी पेरेंट को था तो उस पेरेंट से आगे जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये में भी ट्रांसफ़र हो सकता है रेट्रोवायरस की वजह से भी, क्योंकि रेट्रोवायरस भी अंदर जाकर जो है वो डीएनए को चेंज करता है। ये सारे के सारे फैक्टर एट द एंड क्या काज कर रहे हैं, म्यूटेशन। और म्यूटेशन जहाँ पर होगी वहाँ पर जो है वो आपने याद रखना है, और म्यूटेशन होने की वजह से जो है वो ल्यूकीमिया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन कहाँ पर होगी, तो आपने याद रखना है, आपको पता है कि हमने जो है वो अब जहाँ से ये सेल बनते होंगे वहीं पे तो म्यूटेशन होगी, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट आगे जो है वो सेल एबनॉर्मल बनेंगे। तो आपको पता है बोन मैरो था जिसके अंदर रेड बोन मैरो हमने डिस्कस किया था, बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है। इस रेड बोन मैरो के अंदर जो है वो हिमेटोपोइसिस होती है, यानी कि हिमेटोपोइटिक टिश्यू अवेलेबल होता है। तो इन टिश्यू के ऊपर कोई भी ये फैक्टर अगर अटैक करता है तो इन टिश्यू के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, HPSC, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं ये आपको पता है कि दो तरह के होते थे, एक होते थे लिम्फोजिनस और एक आपके पास होते हैं माइलोजिनस। लिम्फोजिनस जो आपके पास अवेलेबल है, ये लिम्फोजिनस से आपके पास आपको पता है कि दो तरह के सेल बनते थे, टी सेल एंड बी सेल। अगर तो किसी ने ये वाला लेक्चर जो है वो हिमेटोपोइसिस नहीं देखा तो वो उसको पहले देख ले, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आगे जो है वो आपके पास माइलोजिनस सेल जो हैं इनसे बनते थे न्यूट्रोफिल्स, इनसे बनते थे बेजोफिल्स, इन्हीं से बनते थे इयोसिनोफिल्स और इन्हीं से बनते थे मोनोसाइट। अब यहाँ से माइलोजिनस से आपके पास प्लेटलेट्स और आरबीसीज भी बनते थे, लेकिन हमने सारे के सारे डब्ल्यूबीसीज की कैटेगरी लिखी है। तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आती है तो आगे वाले लिम्फोजिनस सेल्स और माइलोजिनस सेल्स में से किसी में भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो इनमें से कोई भी सेल इफेक्ट कर जाएगा और इफेक्ट करने की वजह से उसकी तादाद जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगी। अगर टी सेल एक्ट करेगा तो आपके पास जो ल्यूकीमिया होगा वो आपके पास टी लिम्फोसाइट्स ल्यूकीमिया कहलाएगा, इसी तरह बी और न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया कहलाएगा, बेजोफिलिक और इसी तरह इयोसिनोफिलिक और इसी तरह जो है वो मोनोसाइटिक जो है वो ल्यूकीमिया कहलाएगा। ये सारी टाइप्स बन जाएंगी ल्यूकीमिया की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो ल्यूकीमिया है इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, तो यहाँ पर इसकी सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मेजर सिम्टम्स जो आपके पास होंगी वो ये होगा कि एनीमिया हो जाएगा। वाई एनीमिया हो जाएगा, आपने याद रखना है कि आपको पता है कि जब डब्ल्यूबीसीज ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ब्लड के अंदर दूसरे नॉर्मल सेल्स नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, जिनमें से आरबीसीज भी है। आरबीसीज की कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया। नेक्स्ट उसके अलावा हेमोरेज हो सकता है। हेमोरेज आपके पास क्या होता है, हेमोरेज आपके पास जो है वो किसी भी जगह से ब्लड के जो है वो ब्लड कैपिलरी से लीकेज करना होता है, और ये तब होगा जब आपके पास प्लेटलेट्स कम होंगे, और उसकी वजह भी यही होती है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर इन्फेक्शन आसानी से होगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे इन्फेक्शन आसानी से क्यों होगा, तो सिंपल सी बात है, डब्ल्यूबीसीज तो बन रहे हैं लेकिन एबनॉर्मल बन रहे हैं। जब एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज बनेंगे तो एबनॉर्मल जो है वो बॉडी को बचा नहीं सकेंगे, तो इन पेशेंट को जिनको ये कैंसर होता है, ल्यूकीमिया, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर खांसी थोड़ी सी भी लग जाए तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए ल्यूकीमिया इन्फेक्शन के अलावा तो बहुत सारी और भी सिम्टम्स हैं, जिनमें से कॉमन सिम्टम्स ये हैं वो के लिवर और स्प्लीन का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद साइज़ क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपने याद रखना है कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो हार्मोन लिवर से रिलीज़ होता है या किडनी से रिलीज़ होता है, लेकिन इस कंडीशन में प्रॉब्लम आती है।
अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले इसके सिम्टम्स हैं, तो क्वेश्चन आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो वेट अ सेकंड, तो ट्रीटमेंट आपने याद रखना है कि इसका ट्रीटमेंट दो है। पहला ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मीनिंग किसी डोनर से ब्लड लिया जाएगा हर 15 से 10-15 दिन बाद, लेकिन ये वाला इतना कारगर साबित नहीं होता। उसके अलावा जहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पे थी, बोन मैरो में, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो आपके पास सिंपली जो है वो एक इसका हल है। लेकिन बोन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती, कई बार जो है वो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा महंगा जो है वो आपके पास ट्रीटमेंट है। और दिस इज़ द ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर। नेक्स्ट हमारे पास है थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया को हमारे पास दो नाम और भी दिए जाते हैं। इसको जिस साइंटिस्ट ने या फिर जिस पेडियाट्रिशियन ने इसको डिस्कवर किया उसके नाम से कूलेज एनीमिया, और इट इज़ आल्सो नोन एज मेडिटेरेनियन एनीमिया। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर लफ्ज़ जो है वो एनीमिया आ जाता है, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड सेल्स की, ब्लड सेल का कम हो जाना, और जिस ब्लड सेल की कमी होती है वो होता है आपके पास आरबीसीज, ठीक है, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो कोले था, इसका पूरा नाम जो है वो थॉमस बी कोले है, ये पेडियाट्रिशियन था। पेडियाट्रिशियन उनको कहते हैं द फिजिशियन ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चों के जो तबीब होते हैं ना उनको हम पेडियाट्रिशियन कहते हैं। अब थैलेसीमिया जो है वो हमारे पास होती क्या है, आपने याद रखना है, इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़, इनहेरिटेड डिजीज़ का मतलब है कि ये ब्लड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़। इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो ड्रॉप डाउन हो जाती है या फिर एबनॉर्मल बनती है, मतलब बनती है और उसमें कुछ ऐसे चेन प्रॉपर नहीं बन पाती, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन 2 चेन से मिलकर बने होते हैं, टोटल 4 होती हैं लेकिन मेजर उसकी 2 ही हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़, मतलब ये वालदैन से आगे ट्रांसफ़र होती है, और ये जो है वो आपने एक चीज़ और याद रखनी है, ये पैदाइशी होती है, पैदाइशी बच्चों में ये मौजूद होती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। वो कैसे होती है, इसमें मेजर रोल जो है ना, इसमें भी जो मेन रोल अदा हो रहा है वो आपके पास हो रहा है म्यूटेशन की वजह से और रिसेसिवनेस की वजह से, रिसेसिव और डोमिनेंट अलील होती हैं उनकी वजह से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेजरली ये हीमोग्लोबिन कैसे, आपको पता है कि अगर हम बात करें एच बी की तो ये 2 मेजर पोर्शन से मिलके बनी हुई है। एक आपके पास हीम ग्रुप है, हीम को हमने डिस्कस नहीं करना, दूसरे को हमने डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन। एंड द ग्लोबिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 2 चेन, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। 2 अल्फा चेन होती हैं और आपके पास 2 ही बीटा चेन होती हैं। जो प्रोडक्शन में आपने याद रखना है, अगर आपके पास ऐसा थैलेसीमिया है जिसके अंदर अल्फा चेन डिफेक्टिव बन रही है तो वो अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा, और जिसमें बीटा चेन जो है वो डिफेक्टिव होगा उसको बीटा चेन थैलेसीमिया का नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बीटा चेन जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है, बीटा चेन डिफेक्ट हो जाती है। अब बीटा चेन की डिफेक्टिवनेस भी 2 तरह की होती है, इट मे बी मेजर और इट मे बी माइनर। इसका क्या मतलब है,
मेजर अगर आपके पास बीटा चेन सारी की सारी प्रॉपर नहीं बन पाई, ख़राब है पूरी की पूरी, तो वो ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करेगी और इसमें जो है वो ज़्यादा एनीमिक कंडीशन आएगी। लेकिन माइनर अगर किसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो कि कॉमनली बहुत सारे पेशेंट के अंदर होता है, लेकिन उनको खुद को पता नहीं होता कि उनके अंदर जो है वो एनीमिया कंडीशन है, मतलब थैलेसीमिया है वो, लेकिन इनकी ज़िंदगी नॉर्मल जो है वो चलती है, और मेजर वालों की ज़िंदगी जो है इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके सिम्टम्स कौन कौन से नज़र आएंगे, दीज आर द मेजर काज, और आपकी बुक में काजेज़ को करैक्टर के नाम पे लिखा हुआ है, करैक्टर आई थिंक, यस आपकी बुक के ऊपर करैक्टर के तौर पर जो है वो इनको डिस्कस किया गया। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं, तो आपने याद रखना है जब आपके पास ये कम हो जाएगा, जो कि बीटा चेन है, और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, और जब ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनेगी तो ऑक्सीजन जो है इसकी कैरी करने की कैपेसिटी भी हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट नज़र आएगा, इस पेशेंट के ऊपर इफ़ेक्ट ये नज़र आएगा कि इसमें ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वीक फील करेगा, वीकनेस होगी, और प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये जो है इसकी बॉडी को फटीग रहेगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं मौजूद होने की वजह से किडनी को, उसके अलावा जो है वो लिवर को और स्प्लीन को सिग्नल जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्स को प्रोलिफरेट करवाएंगे, मतलब अपने सेल को डिवाइड करवाएंगे। तो जब उनके खुद के सेल डिवाइड करेंगे तो उनका साइज इंक्रीज होगा, तो इनलार्जमेंट हो जाएगी, इनलार्जमेंट ऑफ किडनी, लिवर एंड स्प्लीन, इन तीनों की जो है वो इनलार्जमेंट हो जाएगी। उसके बाद जब ये लीवर और स्प्लीन इनलार्ज करेगा तो जो बैली होता है उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, मतलब बैली का साइज़ जो है वो फूल जाने की वजह से, इनके बढ़ जाने की वजह से वो फूल जाता है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इसके पीछे, अब देखें बीटा चेन आपके पास क्या है, ग्लोबिन एक चीज़ क्या है, ग्लोबिन इज एन प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने का सिग्नल किस जगह से आता है, प्रोटीन बनाने का सिग्नल आता है डीएनए से, और डीएनए के ऊपर स्मॉलर यूनिट होते हैं जीन। अगर जीन डिफेक्टिव होगा जो कि म्यूटेशन की वजह से है तो आपके पास ग्लोबिन प्रोटीन ठीक नहीं बनेगी, एंड देन ग्लोबिन प्रोटीन ठीक नहीं होगी तो आपके पास ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इनकी जो है वो स्प्लीन साइज़ में जब बढ़ जाती है तो स्प्लीन के बढ़ जाने की वजह से स्प्लीनोमेगैली हो जाता है, मेगैली का मतलब होता है साइज़ का बढ़ जाना। लास्ट पॉइंट इज एन माइक्रोसाइट, जो होते हैं ना उनकी मिकदार ब्लड के अंदर जो है वो हाई हो जाती है, हाई इन नंबर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज माइक्रोसाइट, माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, साइट कहते हैं सेल को। अब आपने याद रखना है ये BRBCs ही होते हैं, दे आर RBCs, लेकिन आप लोगों को याद होगा मैंने RBCs का जो है वो आपको डायामीटर बताया था, वो होता है 8 माइक्रोमीटर टू 7 to 8 9 तक होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास डायामीटर होता है वो आपके पास 5 माइक्रोमीटर तक रह जाता है। 5 माइक्रोमीटर अगर डायामीटर हो जाएगा तो आरबीसीज का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, जो कि तादाद में ज़्यादा होते हैं लेकिन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, और इस कंडीशन में ब्लड की कमी हो जाती है जिसको हम एनीमिया का नाम देते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाए, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर जो है वो 15 या 20 दिन बाद करवाना पड़ता है और इन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। होप कि आपको जो है वो दोनों की दोनों डिजीज़ जो है वो क्लियर कट समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो रिलेटेड इसके तो आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद रखें कि नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी जो है वो अपलोड होगा।